हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडीइंग 1 पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है साथियों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान सभा में पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान सभा में पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न साथियों कि भारत की संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत की संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BN राव। अगला प्रश्न साथियों कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी GV मावलंकर। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा के द्वारा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा साथियों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न साथियों कि संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों कि संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न साथियों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है।
तो याद रखिए साथियों कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न साथियों कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम सेठी थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, षणमुखम सेठी। अगला प्रश्न साथियों कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न साथियों कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों कि लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न साथियों कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो याद रखिएगा साथियों कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या संसद को प्रस्तुत करती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 12 नवंबर 1950 को हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 नवंबर 1950 को। अगला प्रश्न साथियों कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा साथियों कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न साथियों कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा साथियों कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय। साथियों यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो याद रखिएगा साथियों कि 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत तो जनता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। अगला प्रश्न साथियों कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस विषय में सम्मिलित है? तो याद रखिएगा साथियों कि पंचायती राज विषय समवर्ती सूची विषय में सम्मिलित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में।
अगला प्रश्न साथियों कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत प्रदान किया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के। तो साथियों ये रहे संविधान से संबंधित टॉप 30 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।